हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। कैसे हो? बढ़िया, आवाज सही से आ रही है? यस सर। ठीक है। एक्सरसाइज करी, थोड़ी बहुत कर रहे हो? यस सर, कुछ क्वेश्चंस ट्राई करे थे। क्वेश्चन स्टार्ट कर देने हैं अपने को, है ना, धीरे धीरे, ताकि टाइमली प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो आज अपन नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है। हेडिंग डालो, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन। ठीक है, फ्रिक्शन है क्या? क्या होता है फ्रिक्शन? सर एक सर, तरीके की दूसरा फोर्स जो opposite अपोज करती है point। मोशन में, है ना, जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में लगती है ग्राउंड और बॉडी के बीच में। सही है। तो अपन फ्रिक्शन को बोलेंगे कॉन्टैक्ट फोर्स है, बट दैट ओपोजेस द रिलेटिव मोशन और द टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। ठीक है, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो रिलेटिव मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करता है, ना कि हमेशा मोशन को अपोज करेगा, है ना। फ्रिक्शन कैन सपोर्ट मोशन आल्सो एंड फ्रिक्शन कैन अपोज मोशन आल्सो। इट डिपेंड्स कि कौन से पर्सपेक्टिव से अपन देख रहे हैं। फ्रिक्शन हमेशा दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, तो यही अपने को लिखना है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं फ्रिक्शन के साथ में, व्हाट इज फ्रिक्शन। व्हाट इज फ्रिक्शन? अ कॉन्टैक्ट फोर्स, a contact force that opposes the relative motion opposes the relative motion or tendency of relative motion. Or tendency of relative motion between two bodies. Between two bodies. अभी तक अपन ने जितनी भी चीजें पढ़ी हमेशा अपन स्मूथ करते थे। अब अपन देखेंगे कि कहीं पर अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है ना, कहीं पर अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो फिर किस तरह से फ्रिक्शन पिक्चर में आता है। फ्रिक्शन का अपन मेन कॉज भी देखेंगे कि फ्रिक्शन का जो मेन कॉज होता है वो किस वजह से आता है ना। ऐसा ऑल्दो कोई पूछता नहीं, और फ्रिक्शन एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है ना, तो दो तरह से अपन फ्रिक्शन के कॉज को एक्सप्लेन करते हैं, है ना। फ्रिक्शन का जो कॉज है उसको अपन दो तरह से एक्सप्लेन करते हैं। कॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्यों आता है फ्रिक्शन। तो देखो, दो दो लॉजिक हैं इसके जिससे अपन एक्सप्लेन करते हैं। पहला लॉजिक जो है वैसा होता है, अगर मान लो अगर मैं बॉडी को बहुत ज्यादा जूम करके देखूं, है ना, बॉडी रखी हुई है मेरे पास, उसको जूम करता जाऊं, जूम कर करके देखूं कितनी भी स्मूथ है बॉडी, है ना, बॉडी कितनी भी स्मूथ है, लेकिन अगर मैं एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा, बहुत ज्यादा जूम करके देखूंगा, तो मुझे बॉडी के अंदर ऐसे ग्रूव्स कटे हुए दिखेंगे। मान लो दो सरफेस है, तो सरफेस एक्चुअली थोड़ी फ्लैट नहीं होगी, ऐसे हल्के हल्के से ग्रूव्स होंगे। अरे मान लो एक सरफेस होगी, इसके नीचे एक दूसरी सरफेस है, एक ऐसे दूसरी सरफेस है, ऐसे दूसरी सरफेस है। अब जब ये ऊपर वाली सरफेस इसके ऊपर रखी हुई होगी, तो बीच में इनके जो ग्रूव्स हैं, ये इनके अंदर किसी का एक का जो परट्रूजन निकला हुआ है ना, वो एक के मतलब एक के अंदर एक से जो बाहर निकला हुआ है थोड़ा सा, दूसरे के अंदर कोई खड्डा होगा, ऐसे ऐसे है ना, एक दूसरे के अंदर लॉक हो जाएंगे थोड़े से। तो जब अपन इनको खिसकाने की कोशिश करेंगे, है ना, तो इतनी आसानी से सरकेंगे नहीं। ऑल्दो हो सकता है बहुत ही चिकना कर दें अपन, चिकने करने पे क्या होगा, मान लो इसको मैं स्मूथ करूं, स्मूथ करने पर भी
स्मूथ पर करने पर भी क्या होगा, थोड़े बहुत प्रोट्रूजन रहेंगी, थोड़े बहुत जो खड्डे वड्डे हैं वो रहेंगे। तो मान लो एक दो जगह से स्मूथ हो गया, एक यहाँ से, दो तीन जगह से स्मूथ हो गया, जैसे मान लो यहाँ से थोड़ा सा स्मूथ कर दिया इसको, थोड़ा सा यहाँ से स्मूथ कर दिया, फिर भी थोड़ा बहुत रहेगा, है ना, फिर भी थोड़ा बहुत है, जैसे यहाँ से स्मूथ हुआ ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ से हुआ थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, फिर भी खड्डे खड्डे थोड़े बहुत रहेंगे। तो ये एक दूसरे के अंदर इंटरलॉकिंग हो जाएगी और फिर इतनी आसानी से मूव नहीं होंगे। एक रीजन तो ये है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरे रीजन में क्या होगा, एक्चुअली जब ये एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे मान लो एक ब्लॉक है, मान लो एक ब्लॉक है और मैंने इसको इस सरफेस पे रख दिया, एक्चुअली में इफेक्टिवली देखें तो इसका ये जो पूरा का पूरा सरफेस है वो इस पूरे सरफेस के साथ नीचे कांटेक्ट में नहीं है ना, क्यों क्यों, इन खड्डों खड्डों की वजह से। मान लो ये ब्लॉक होगा, अगर ब्लॉक को मैं जूम इन करके भी देखूं, इसकी सरफेस थोड़ी सी ऐसी रहेगी, थोड़ी ब्लॉक की सरफेस ऐसी, और नीचे वाली सरफेस भी थोड़ी सी रफ है, ठीक है। तो इफेक्टिवली देखें तो कुछ कुछ पॉइंट से कांटेक्ट में रहेंगे, ये जो थोड़े थोड़े निकले हुए हैं कोने, ये कांटेक्ट में रहेंगे। अब क्या होगा, जब ये इसके ऊपर रखा रहेगा तो ये एक्चुअली ये जो कोने हैं जो एक्चुअली टच में है वो इतने ज्यादा क्लोज हैं कि इनके अंदर बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाता है, बॉन्ड बन जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, ठीक है, इतने पास में होते हैं कि इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बन जाता है। तो जब अपन इनको धक्का देते हैं तो ये बॉन्ड के बीच में अट्रैक्शन है तो इतनी आसानी से नहीं खिसकता, ठीक है। बॉन्ड्स हमेशा कोशिश करेंगे कि नीचे वाली जो ऑपोजिट सरफेस है उसके साथ वो अपने बॉन्ड्स बना लें, टेंडेंसी ऐसी रहेगी। तो उस वजह से ये बॉन्ड बनते रहेंगे और फिर फ्रिक्शन लगता रहेगा, है ना। जब अपन धक्का देंगे तब ये बॉन्ड टूटेगा, तब जाके फ्रिक्शन ओवरकम होगा। सही है यस। ना। तो ये इसका मेन कॉज है, ये दो रीजन पड़ते हैं वैसे मेनली अपन। अच्छा, एक दिक्कत तब और हो सकती है अगर मान लो रियलिटी में ही मैंने बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर दिया सरफेसेस को, है ना। मान लो मेरे पास एक ब्लॉक है, रियलिटी में ही क्या हुआ, ये ब्लॉक बहुत ज्यादा स्मूथ हो गया, ऐसा ये सरफेस हो गई एकदम स्मूथ, ब्लॉक की सरफेस हो गई एकदम स्मूथ, और नीचे वाली सरफेस है वो भी एकदम स्मूथ कर दी मैंने। ऐसे केस में क्या हुआ, सरफेस के अंदर भी पहले उबड़ खाबड़ था तो फिर भी बॉन्ड वगैरह बन रहे थे, थोड़ा बहुत स्मूथ करा तो है ना, थोड़े बहुत जो बॉन्ड बन रहे हैं वो कम हो गए क्योंकि जो खड्डे और जो कोने निकल रहे थे वो कम हो गए। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा स्मूथ कर दूंगा, अब क्या दिक्कत है यहाँ पे, अब क्या होगा, अब एक्चुअली में पहले तो फ्रिक्शन कम करने के लिए सरफेस जो एक्चुअल कांटेक्ट में था वो कम होता जा रहा था, बहुत ज्यादा स्मूथ करने पर ये इतना बड़ा सरफेस अब रियलिटी में कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब इतना बड़ा सरफेस रियलिटी में कांटेक्ट में आ गया, इतना ज्यादा स्मूथ कर दिया कि कोई ग्रूव्स, कोई जो कोने हैं, कोई नुकीले चीजें हैं वो नहीं निकल रही। तो अब रियलिटी में इतना बड़ा सरफेस कांटेक्ट में आ गया तो क्या होगा, बॉन्ड बहुत ज्यादा बन जाएंगे। इतने ज्यादा स्मूथ करने पे भी दिक्कत है क्योंकि बॉन्ड्स बन गए यहाँ पे। तो ऐसे केस के अंदर फ्रिक्शन एकदम से बढ़ जाएगा। शुरू में तो अपन रफ था तो फ्रिक्शन थोड़ा बहुत था, फिर मैंने स्मूथ करा फ्रिक्शन कम हुआ, और स्मूथ करा फ्रिक्शन और कम हो गया, ठीक है। लेकिन अब मैंने इतना ज्यादा स्मूथ कर दिया कि सरफेस एकदम ही चिकनी हो गई, और अपन ने जब सरफेस पे रखा तो बॉन्ड्स बहुत ज्यादा बन गए। ऐसे केस में फ्रिक्शन विल इंक्रीज ड्रास्टिकली, है ना। इसको अपन बोलते हैं कोल्ड वेल्डिंग। क्या बोलते हैं, क्या नाम देते हैं, कोल्ड वेल्डिंग। कोल्ड वेल्डिंग, है ना। ध्यान रखना बीच में लिक्विड वगैरह नहीं, लिक्विड वगैरह का केस अलग है, लिक्विड के अंदर मतलब ऐसे सॉलिड होना चाहिए ना, लिक्विड वगैरह में तो सरफेस स्लिप कर जाती है तो वहां पे तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। ये स्मूथ सरफेस की वजह से है। ये एक सरफेस और दूसरी सरफेस इतनी ज्यादा स्मूथ हो गई कि उनके बीच में काफी ज्यादा बॉन्ड्स बन गए, और ऐसे केस में एकदम से ना वो स्टक हो जाएंगी। तो मशीनरीज जो होती हैं वो कभी कभी हो जाता है उनके अंदर कोल्ड वेल्डिंग हो जाती है ना, इतना ज्यादा स्मूथ हो जाती है वो, और बीच में कोई लुब्रिकेशन वगैरह नहीं होता, तो कभी कभी क्या होता है मशीनरी एकदम ऐसे जाम सी हो जाती है, हाँ सर, ऑल्दो वो कभी स्मूथ है कभी तब जब भी। सेम सेम मेटल की जो होती है एकदम हाँ सेम बहुत मेटल, ज्यादा बिल्कुल सेम मेटल के सेम ऊपर मेटल होता है, होना और चाहिए और एकदम साथ में एकदम कांटेक्ट में आ जाए तो स्पेस में देखा गया कि कई बार वो कोल्ड वेल्ड कर जाता बिल्कुल एकदम ज्यादा चिपक जाएंगे ना अगर है। हाँ एकदम सेम सेम हो तो लेकिन उनके बीच में है ही नहीं फ्रिक्शन भी, मतलब उनके बीच में ना वैसा वाला फ्रिक्शन नहीं है, ये अलग तरह का है, इसमें एकदम सारी काफी सारे बॉन्ड्स बन गए और कोल्ड वेल्डिंग हो गया, ठीक है। तो ये होता है कॉज ऑफ फ्रिक्शन, और इस वजह से फ्रिक्शन आता है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि कैसे लगता है ना, दो तरह के फ्रिक्शन अपन पढ़ेंगे, अपन दो तरह के फ्रिक्शन पढ़ेंगे, एक होगा स्टैटिक और एक होगा काइनेटिक।
तो फ्रिक्शन अपन दो तरह का पढ़ेंगे, one will be static, one will be kinetic. ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन कब कब लगते हैं? ठीक है, जब भी दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर एक्चुअली स्लिप कर रही हैं, है ना, उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, जब दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है तब अपन बोलेंगे कि उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लिप कर रही है सरफेस, तब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। जब दोनों सरफेस स्लिप नहीं करती हैं बट थोड़ी बहुत टेंडेंसी हो स्लिप करने की, ठीक है, जैसे कि मान लो एक किताब रखी हुई है यहाँ पे, है ना, टेबल के ऊपर एक बुक रखी हुई है, बुक को मैंने जरा सा धक्का दिया तो एक्चुअली में बुक नहीं मूव कर रही। ठीक है, बुक अभी रखी हुई है, बुक को मैंने बहुत जरा सा धक्का दिया तो बुक मूव नहीं कर रही, लेकिन अगर फ्रिक्शन एकदम एब्सेंट होता, है ना, तो टेंडेंसी रहती है मूव करने की। ऐसे केस के अंदर जब मोशन नहीं है तब लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। लेकिन अगर मैंने बुक को धक्का दे दिया, थोड़ा ज्यादा धक्का दे दिया और बुक मूव करने लग गई, तब उस केस के अंदर लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, when there is static friction कब लगता है? acts when there is no relative motion between the surface। सर तो स्टैटिक फ्रिक्शन तो बहुत ज्यादा होता होगा और काइनेटिक ज्यादा फ्रिक्शन होता है, उससे कम होता होगा। स्टैटिक ज्यादा होता है, काइनेटिक उससे कम होता है। स्टैटिक acts when there is no relative motion between the surfaces but a tendency of motion। काइनेटिक कब लगेगा? when there is actual slipping of bodies over each other। acts when two bodies या surface slip over each other। है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब दो बॉडीज के बीच में एक्चुअली में मोशन हो रहा है। ठीक है, एक तरह का फ्रिक्शन और बोलते हैं अपन, है ना, उसको अपन रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं, मतलब लेकिन इसी का पार्ट है, अलग से नहीं पढ़ते हैं कभी। जैसे कि मान लो कार चल रही है ना, जब कार चल रही है तो एक्चुअली या कोई मैंने बॉल ली, है ना, बॉलिंग एली के अंदर बॉल जैसे अपन बॉलिंग करते हैं, तो बॉल लेके अपन ने ऐसे रोल करा के फेंका, ठीक है, इसके अंदर तो वो वाला जो फ्रिक्शन होता है उसको अपन बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बट वो भी ब्रॉडली अपन इन्हीं कैटेगरी में लिख सकते हैं। एक्चुअली अगर रोलिंग में भी वही दोनों का तरीका होता है, स्टैटिक और काइनेटिक में ही रोलिंग को भी बांट सकते हैं। तो अपन इन्हीं दोनों मोशन को पढ़ेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे और काइनेटिक फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जब होता है जब देयर इज टेंडेंसी ऑफ मोशन बट द बॉडीज आर एक्चुअली नॉट मूविंग अगेंस्ट ईच अदर, उस केस के अंदर स्टैटिक फ्रिक्शन आएगा, है ना। तो अपन हेडिंग डालते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, इसके बारे में अपन ने लिख ही लिया है कि व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द सरफेसेस, है ना, तब उस केस के अंदर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा उसको अपन स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अब होता क्या है, ये एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। सेल्फ एडजस्टिंग बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एक पॉसिबल है ना, वो डिपेंड करेगा, अभी अपन देखेंगे आगे कि मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उतना ही लगेगा, तो अपने आप एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। जैसे मान लो अभी वही अपन एग्जांपल लें, अभी टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो क्या इसके ऊपर फ्रिक्शन लग रहा है? नहीं, नहीं रखा है, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, लग सकता है,
लेकिन जब तक बुक जो है टेबल के ऊपर रखी हुई है, तब तक उसके ऊपर कोई फोर्स फ्रिक्शन का नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि टेंडेंसी नहीं है ना स्लिप होने की या मूव करने की टेंडेंसी नहीं है, टेंडेंसी तो होनी चाहिए, तब उसको रोकेगा फ्रिक्शन। अभी जब रखा हुआ है तब कुछ नहीं लगेगा उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन अगर मान लो मैं उसको हल्का सा प्रेस करूंगा, मेरे पास बुक रखी है, जैसे मान लो मेरे पास एक बुक रखी है, अब मैं बुक को हल्का सा प्रेस करूं, ये बुक है मेरे पास, अब मैं जरा सा प्रेस कर रहा हूँ और ये नीचे सरफेस है रफ, दिस इज अ रफ सरफेस। अब मैं यहाँ से फोर्स लगाना शुरू कर रहा हूँ, है ना, ये एफ, कैपिटल एफ लगा रहा हूँ, कैपिटल एफ को मैं वेरी कर रहा हूँ। वेरी करने का क्या मतलब है, धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ, जीरो से लेकर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा इसको, ठीक है। तो शुरू के अंदर कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। अब एफ को जैसे थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, तो जितना एफ मैंने हॉरिजॉन्टल लगाया, क्योंकि बुक का मोशन नहीं है ना, बुक का कोई मोशन नहीं है, तो जितना मैं एफ लगा रहा हूं उसके बराबर का ही फ्रिक्शन लगेगा ऑन द ब्लॉक इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अगर ये एफ आगे लग रहा है, इसके बराबर का ही एफ पीछे लगेगा फ्रिक्शन फोर्स इधर। फ्रिक्शन फोर्स को यूजुअली ऐसे सरफेस पे दिखाते हैं, है ना, यूजुअली फ्रिक्शन फोर्स को इस तरह सरफेस से दिखाते हैं, तो ऐसा लगेगा यहाँ। इसको बोल रहा हूँ एफ एस, स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसके नीचे कोफिशिएंट लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, दैट इज एफ एस। एफ एस बोले तो स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करेंगे तो एफ के लिखेंगे, एफ के बोले तो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अभी ऐसा चल रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एफ को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ। एफ को जब मैं अब धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, तो एफ एस भी मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, ठीक है, एफ एस भी मेरा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। अब जैसे जैसे एफ को बढ़ाता जाऊंगा, अब लेकिन कभी तो एक टाइम आएगा जब ये बुक जो है या फिर जो ब्लॉक है मूव करने लगेगा। उस लिमिटिंग केस में जो फ्रिक्शन आएगा उसको बोलूंगा दैट विल बी मैक्सिमम काइनेटिक फ्रिक्शन और मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू। अब इससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता, ठीक है, इससे ज्यादा फ्रिक्शन पॉसिबल नहीं है लगना, जितना लग सकता है वो मैक्सिमम पॉसिबल लग गया, अब उसके बाद नहीं लग पाएगा, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम दिखाऊं, दो फोर्स और दिखा सकता हूँ, उसमें कौन कौन से, सर एक एमजी एक नॉर्मल। एक एमजी और एक नॉर्मल, तो वो भी दिखा देते हैं अपन। एक इसके ऊपर नीचे लग रहा है एमजी, और इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा नॉर्मल, ठीक है। तो इन इक्वली फ्रिक्शन के बारे में पहले लिखते हैं, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग force, friction is a self adjusting force which opposes impending motion, impending motion, impending motion को टेंडेंसी ऑफ मोशन भी बोल सकते हैं। इसका मतलब होता है कि मोशन जो है नहीं, बट अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो एक्चुअली वो मोशन हो जाता, इसको बोलेंगे impending motion। तो फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स व्हिच opposes impending motion। अब जैसे अपन ने ये केस एग्जांपल कंसीडर करा है, तो अपन एक ब्लॉक लिया है, या हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ना, तो इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं है जब तक एक्सटर्नल फोर्स जीरो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। वर्टिकल में तो बैलेंस ही है, वर्टिकल में देखें तो इस ब्लॉक पे मैं लिख सकता हूँ mg की वैल्यू किसके बराबर लिख दूंगा, सर नॉर्मल की। इन y डायरेक्शन n इज इक्वल टू mg, है ना। और इन x डायरेक्शन में क्या लिख सकता हूँ, x डायरेक्शन में मान लिया मैंने मोशन नहीं हो एफ रहा है अभी, माइनस एफ एस। f माइनस एफ एस बराबर जीरो, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है, तो इन x डायरेक्शन f और fs बराबर है f माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो, या ऐसा भी बोल सकता हूँ कि एफ एस की वैल्यू एफ के बराबर है until नो मोशन, जब तक मोशन नहीं है तब सर हम तक। ये भी तो बोल सकते हैं कि एफएस की वैल्यू जो है वो अभी के फोर्स अप्लाइड से बड़ी है। नहीं नहीं नहीं,
है ना, इक्वल जितना टू फोर्स होगी तो अगर सर बड़ी देखिए, होगी तो अनबैलेंस हो जाएगा ना फोर्स। अगर सर बट फ्रिक्शन बड़ा हो गया, अनबैलेंस होगा भी तो देखिए, अगर एफ एस बड़ा होगा, एफ हम्म, छोटा होगा, हमने फोर्स हम्म, अप्लाई करी वो छोटी है, सर तब भी हाँ, मोशन तो होगा नहीं। क्यों? कैसे नहीं होगा मोशन? अनबैलेंस फोर्स तो फिर तो मोशन होना ही चाहिए। सर एफएस बड़ा होगा तो फिर लेफ्ट में मूव करने लग जाएगा। बिल्कुल, अगर एफएस ज्यादा बड़ा हो गया तो लेफ्ट में मूव करने लग जाएगा ब्लॉक, विच सर इज वो तो नॉट पहले से ही पॉसिबल। बट स्टैटिक है। हाँ, तो स्टैटिक तभी तो कह रहे हैं स्टैटिक है, लेकिन ये लॉज ऑफ मोशन तो होल्ड करने चाहिए ना। अगर फोर्स बड़ा हो गया किसी ऑब्जेक्ट पे तो फिर वो मूव करना चाहिए, पर मूव थोड़ी करेगा। इसका मतलब एफएस कैन नॉट बी लार्जर देन एफ। एफएस कैन नॉट ओके बी सर। लार्जर देन एफ। एफएस की वैल्यू इस रेंज में हो सकती है। मान लो जैसे एग्जांपल लें कि एफएस की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है 10 न्यूटन लग सकता है। ठीक है, तो एफएस की वैल्यू 0 से लेकर 10 न्यूटन तक वेरी करेगी। जब मैंने फोर्स को 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन वाला फोर्स भी 1 न्यूटन के बराबर हुआ। जब मैंने फोर्स को 3 न्यूटन कर दिया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो गया। जब मैंने फोर्स को 7 न्यूटन कर दिया तो भी फ्रिक्शन 7 न्यूटन कर दिया। जब मैंने फोर्स को 10 न्यूटन कर दिया तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन हो गया। अब अब अगर मैं फोर्स को 10 न्यूटन से बड़ा कर दूंगा तब मेरा फ्रिक्शन इससे ज्यादा नहीं लग सकता। फ्रिक्शन की लिमिटिंग केस अचीव हो गया। अब मेरा ब्लॉक जो है वो राइट में मूव करने लग जाएगा। सही है? ये सर समझ में आ गया। ठीक सर है। मतलब फिर क्वेश्चन में ना लिखा आएगा क्या, मतलब कि वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 10 न्यूटन नहीं, अपन फ्रिक्शन। पढ़ेंगे अभी अपन पढ़ेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है। मैक्सिमम वैल्यू अपन पढ़ने वाले हैं अभी कितनी हो सकती है। तो क्वेश्चन ऐसे नहीं देगा कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है। दे सकता है वो भी, है ना, कुछ और निकालने को दे वो भी दे सकते हैं, पर ऐसे डायरेक्टली नहीं देता। यूजुअली अपने को एक कोफिशिएंट देगा वो, फ्रिक्शन कोफिशिएंट जिसको बोलते हैं, और वहां से अपन मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यस सर। क्या हुआ? इफ वी अप्लाई, यहाँ पे लिखते हैं अपन, इफ वी अप्लाई a small horizontal force on block, friction, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन विल एक्ट on the block in opposite direction. In opposite direction, है ना, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने लगेगा। एंड विल बैलेंस द कैपिटल एफ, है ना, जितना किसके बराबर लगेगा? कैपिटल एफ के बराबर लगेगा। दिस फ्रिक्शनल फोर्स will be will be equal will be equal in magnitude will be equal to will be equal to the magnitude of f। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एफ एस लिख दो या एफ लिख दो। एफ एस अपन लिखेंगे तो एफ विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ। एफ एस विल बी इक्वल टू कैपिटल एफ। ठीक है, अब जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा, है ना, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे ये फोर्स अपने आप बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो एक पॉसिबल है। इसको अपन बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट एफ एस कैन नॉट exceed a maximum possible value, a maximum possible value। ठीक है, दिस मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जब तक बॉडी मूव नहीं करती इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम फ्रिक्शन। दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन up to which body doesn't move
is called limiting friction. Is called limiting friction. ठीक है, इसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं और इसको लेटर से डिनोट करेंगे। किस लेटर से? ऐसे लिखेंगे इसको, एफ एस मैक्स, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन, और मैक्सिमम इसकी वैल्यू एफ एस मैक्स। ठीक है, जब अपन ने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे फ्रिक्शन को स्टडी करने के लिए, तब हमें पता लगा कि फ्रिक्शन की, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। दिस वैल्यू ऑफ एफ एस मैक्स डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, है ना। फर्स्ट, the nature of surface, and second, the normal reaction between the surface, या normal force between the surfaces. तो दो चीजों पे डिपेंड करेगी मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन की। जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। इनके बीच में सरफेस कैसी है, रबड़ की है, सीमेंट की है, मिट्टी की है ना, कंक्रीट है, टाइल है, जो भी है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और दूसरी चीज ये डिपेंड करेगा कि उन दोनों सरफेस के बीच में कितना नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन दोनों को कंसीडर करें तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स की वैल्यू मिलती है एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। एफ एस मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। ठीक है, यहाँ म्यू एस क्या है? हियर म्यू नेचर ऑफ एस इज, सरफेस। है ना, नहीं, कोफिशिएंट, म्यूचुअल सरफेस, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जो कि सरफेसेस पे डिपेंड करेगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू एस इज कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, क्योंकि फ्रिक्शन भी फोर्स है, नॉर्मल भी फोर्स है, तो दोनों तरफ यूनिट सेम होनी पड़ेगी। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ये नेचर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो हमेशा मेरा जो फ्रिक्शन है इस मैक्सिमम वैल्यू के या तो बराबर होगा या छोटा होगा। दस वी कैन से, 10 जो फ्रिक्शन लगेगा हमेशा एफ एस will always be less than or equal to fs max, which is mu s into n. तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा या तो इसके बराबर लग सकता है मैक्सिमम वैल्यू के, या फिर इससे छोटा ही लगेगा। ठीक है, जब तक Yes. ये फ्रिक्शन, जब तक ये फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स के बराबर है, जब तक मेरा जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स इस मैक्सिमम फ्रिक्शन से छोटी है वैल्यू, जैसे मान लो मैक्सिमम फोर्स फ्रिक्शन का आ रहा है, सपोज अज्यूम कर लो 5 न्यूटन, तो जब तक मेरा एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन से छोटा है, तब तक तो मेरी बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अगर मेरी एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू 5 न्यूटन से बड़ी हो गई, तब ये फ्रिक्शन उसको होल्ड नहीं कर पाएगा, और तब मोशन स्टार्ट हो जाएगा, और मोशन स्टार्ट होते ही फिर काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, तब फिर स्टैटिक फ्रिक्शन लगने लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें अपन, नेक्स्ट लाइन में लिखें काइनेटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन
when F is less than equal to Fs max, when F is less than equal to Fs max, the body remains at rest. But when F is greater than Fs max, जब ये फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम फ्रिक्शन से बड़ी हो जाएगी, द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग and the friction is kinetic. The friction is kinetic. ठीक है, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शन है जब दो बॉडीज के बीच में मोशन हो, रिलेटिव रबिंग हो रही हो, है ना, एक दूसरे के ऊपर सरक रहे हो, तब उनके बीच में काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है। डायरेक्शन वही है सेम। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या करेगा, रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करने की कोशिश करेगा। द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स, और सर फ्रिक्शन क्या दोनों सरफेस पे लगेगा, ऐसा नहीं है कि एक ही सरफेस पे लगता है। जो नीचे वाली सरफेस है उस पर भी लग रहा होगा, ऊपर वाली जो दोनों सरफेस मूव कर रही है दोनों पे लगेगा फ्रिक्शन। ठीक है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन acts such that it opposes the relative slipping of the surfaces. ठीक है, तो हमेशा इनको रोकने की कोशिश करेगा। अब यूजुअली क्या होता है, फ्रिक्शन यहां पे भी क्या होगा, फ्रिक्शन काइनेटिक सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है। ठीक है, बॉडी मेरी तेज मूव करे, बॉडी मेरी धीरे मूव करे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक बॉडी मूव कर रही है तब तक काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है ना। द मैग्नीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द बॉडीज एंड अ कोफिशिएंट कॉल्ड काइनेटिक कोफिशिएंट फ्रिक्शन या कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, उसकी एक वैल्यू होगी। तो नॉर्मल फोर्स तो वही है, जैसे मान लो मेरी बुक थी, बुक के अंदर जब तक बुक मेरी सरफेस पे रखी हुई है तो नॉर्मल फोर्स तो वही लग रहा है, लेकिन जब तक मैं धक्का दे रहा था तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा था। जैसे ही बॉडी मूव करने लग गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लग गया, जिसकी वैल्यू जो म्यू के होता है, म्यू के अपन लिख लेते हैं पहले एक लाइन, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन द मैक्सिमम। सर ये भी किसी चीज पे डिपेंड करती है? ये दोनों सेम चीज, नॉर्मल फोर्स और दोनों के बीच में कैसी सरफेस है, ये दोनों सेम चीज। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सर एक तरीके से एफएक्स मैक्स जो होता है वही काइनेटिक फ्रिक्शन होता है? नहीं, एफएस मैक्स से छोटी वैल्यू आएगी काइनेटिक की। काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा होता है स्टैटिक से, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट विल बी स्मॉलर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज, इसको अपन लिखेंगे एफ के, विच इज इक्वल टू, ध्यान देखो यहाँ पे अपन ऐसे लिखो द मैग्नीट्यूड, द मैक्सिमम वैल्यू नहीं, द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम होता ही नहीं है, या तो काइनेटिक फ्रिक्शन जीरो होगा या फिर इतना होगा। यहाँ लिखो द मैग्नीट्यूड ऑफ, the magnitude of kinetic friction is given as Fk is equal to mu k into n. Fk is equal to mu k into n. म्यू के क्या बोलेंगे, म्यू के को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन।
म्यू के इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सही है। यस सर। अब देखो मान लो मैं ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसा। यहाँ पे मैंने दिखाया फ्रिक्शन, यहाँ मैंने दिखाया एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल एफ। ठीक है, फ्रिक्शन और कैपिटल एफ के बीच में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। तो कैसा शुरू में कैसा ग्राफ आएगा, एफ जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये जो फ्रिक्शन है वो भी एफ के बराबर ही बढ़ता जाएगा। यस सर। शुरू में एकदम लीनियर ग्राफ आएगा 45 डिग्री के एंगल का, ऐसा है ना। ये लीनियर ग्राफ है और 45 डिग्री का एंगल रहेगा। जो कैपिटल एफ की वैल्यू होगी वही मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करा, मान लो एफ एस मैक्स तक अपन आए, एफ एस मैक्स तक अपन आए। इसके बाद क्या होगा, अब अगर जैसे ही मैं कैपिटल एफ को बढ़ाऊंगा, ठीक है, यहां तक तो ये वैल्यू आ गई, कैपिटल एफ इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, यहां तक तो ये वैल्यू आ गई। अब अगर मैं कैपिटल एफ को बढ़ा दूं, एकदम से क्या होगा, फ्रिक्शन ड्रॉप होगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एकदम से कम होगी और कांस्टेंट लगने लगेगी ऐसे। अब मैं अगर कैपिटल एफ को बढ़ा भी दूं तब भी मेरा जो फ्रिक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक तो ये लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन और ये लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू वेरिएबल है, 0 से लेकर मैक्सिमम तक वेरी कर सकती है। एकदम से क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगेगा जरा सा बढ़ाते ही। ठीक है, और एकदम से वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे एक दो चीजें इसके बारे में। ये फ्रिक्शन है ना, थोड़ा सा स्लाइटली डिक्रीज हो जाता है, इसके बारे में ग्राफ के बारे में लिख देते हैं अपन। ठीक है, इनिशियली only static friction acts, initially static friction acts on body which increases linearly with applied force। ना, शुरू के अंदर जैसे जैसे एफ बढ़ाओगे वैसे वैसे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ेगा। फिर क्या होगा, फ्रिक्शन एक मैक्सिमम वैल्यू पे रीच कर जाएगा। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन static friction reaches its maximum value beyond that point, yeah, after that friction, the frictional force decreases slightly as the block starts moving। जब मेरा ब्लॉक मूव करना स्टार्ट करेगा, स्टैटिक की जगह अब काइनेटिक लगने लगेगा, जो कि एकदम से थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा as the block starts moving। ठीक है, and this value of friction doesn't change
does not change with the applied force. ये जो वैल्यू है ये नहीं चेंज होती है ना, एफ के इज कांस्टेंट। ठीक है, और अपन बहुत ज्यादा स्पीड की बात नहीं करते हैं, मतलब नॉर्मल अपन जितना भी पढ़ेंगे कभी भी अपन काइनेटिक फ्रिक्शन को वेरी नहीं कराते। ठीक है, कभी भी इनको वेरी नहीं कराते अपन। ठीक है, चलने दे। यस सर। है ना, तो अगर जब भी सरफेसेस स्मूथ होंगी तो म्यू की वैल्यू कम होगी, है ना, नॉर्मल फोर्स पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जब भी सरफेसेस थोड़ी स्मूदर होंगी तो जो म्यू की वैल्यूज हैं, म्यू एस ले लें, म्यू के ले लो, कोई भी ले लो, इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। जितना कम म्यू होगा उतना ही कम फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उतनी स्मूथ सरफेस होंगी। ठीक है, म्यू जितना बड़ा होगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू डेफिनेटली बड़ी आएगी, तो यूजुअली तब मेरा ज्यादा रफ सरफेस होंगी, थोड़ी इस तरह की सरफेस होंगी। ठीक है, एक पॉइंट और लिखो यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर फ्रिक्शनल फोर्स लिखो, द फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, बिटवीन द सरफेस, यानी कि दो सरफेस के बीच में एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो, क्या मतलब है इसका, एक ब्लॉक लिया मैंने, इस तरह का है वो ब्लॉक, मान लो इस तरह का ब्लॉक है, और इसी ब्लॉक को मैंने वर्टिकल रख दिया, एक बार सेम ही ब्लॉक है, एक बार हॉरिजॉन्टल रखा है, एक बार वर्टिकल रखा है। ठीक है, सेम का सेम ही ब्लॉक है, एक के अंदर कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है, दूसरे सेकंड वाले केस के अंदर अपन ने क्योंकि वर्टिकल रख दिया तो कॉन्टैक्ट एरिया कम हो गया। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि फर्स्ट वाले में ज्यादा फ्रिक्शन होगा, सेकंड वाले में कम फ्रिक्शन लग सकता है, ऐसा बोल सकते हैं? हाँ सर, सरफेस एरिया जिसमें ज्यादा होगा उसमें ज्यादा फ्रिक्शन लगेगी क्योंकि कांटेक्ट अभी ज्यादा होगा। सही है, ये अभी स्टेटमेंट लिखना, क्या लिखा है मैंने, पढ़ना इसको, द क्या फ्रिक्शनल लिखा है? फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया कॉन्टैक्ट ऑफ। चेंज नहीं होगा। है ना, ये इसका मतलब यही है कि सरफेस ज्यादा बड़ी हो या सरफेस छोटी हो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे दोनों में नॉर्मल फोर्स तो वही है ना। यस यहाँ पे भी mg लग रहा है और यहाँ पे भी सेम नॉर्मल फोर्स है, यहाँ यस पे सर। भी mg लग रहा है, सेम ही mg है, और यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स वही है। ठीक है, तो दोनों केसेस के अंदर फ्रिक्शन मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू जो होगी दैट विल बी सेम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, चाहे ऐसे रख दूं, चाहे लिटा के रखूं, चाहे अपन कोई दूसरे एंगल पे रख दे भले ही, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मेरा नॉर्मल फोर्स और म्यू तो सर ये एक दोनों तरीके वैल्यू। से ये मास पे डिपेंड करेगा। हाँ, वेट पे डिपेंड करेगा, नॉर्मल फोर्स पे, मास पे भी नहीं, नॉर्मल फोर्स पे। अगर नॉर्मल फोर्स किसी तरह जीरो बराबर हो, क्या जैसे है? कि मान लो मैंने ऐसे रख दिया वेज पे, इसी ब्लॉक को अगर मैं वेज पे रख दूं तो नॉर्मल फोर्स mg से कम होगा ना, नॉर्मल फोर्स का यस कंपोनेंट यस। आएगा सिर्फ, है ना, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कैसे आएगी mg cos थीटा के बराबर, नहीं, नॉर्मल फोर्स की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर आएगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स कम हो गया, so normal force is only, friction force is only dependent upon the normal force and the coefficient of friction between the surfaces. क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लेते हैं बस। जनरली जो अपन ने ऊपर लिखा ही है, लेकिन इसको अपन लिख रहे हैं मैथमेटिकली, कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होने का क्या मतलब है कि म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होगी, है ना, क्योंकि फ्रिक्शन का स्टैटिक कितना है, म्यू एस एन, और मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन स्टैटिक की है म्यू एस एन के बराबर, और काइनेटिक की है म्यू के एन। तो अगर काइनेटिक कम है इसका मतलब म्यू के को कम होना पड़ेगा, नॉर्मल फोर्स तो वही है,
तो जनरली ऐसे लिख लो, म्यू के इज लेस देन म्यू एस। ठीक है, यहां से अपने को पता लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी छोटी आती है यूजुअली, है ना। अगर क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में देगा ही नहीं, क्वेश्चन में बस दे देगा म्यू, है ना, बोलेगा ही नहीं कि काइनेटिक है स्टैटिक है, उस केस के अंदर दोनों को सेम लेके चलते हैं। अगर अलग अलग नहीं देता है, अगर क्वेश्चन मुझे अलग अलग वैल्यूज नहीं देगा, तो मैं बस जो म्यू गिवन है सबके लिए सेम ही रखूंगा वो, मैं चाहे काइनेटिक हो चाहे स्टैटिक हो, कुछ ही हो। क्वेश्चन ने अगर एक म्यू दिया है तो अपने को एक ही म्यू से सारा काम करना है। क्लियर है? यस सर। अब देखो थोड़े बहुत अपन क्वेश्चन देखते हैं। मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहाँ आएगा इस पे? इस पे एक फोर्स तो लग रहा है ऐसे, मान लो एक फोर्स तो मैं लगा रहा हूं यहाँ, ठीक है, और ये ब्लॉक का मोशन है यहाँ। ठीक है, मुझे बताना है फाइंड द डायरेक्शन, और ये सरफेस पे रखा हुआ है, एफ बराबर 1 न्यूटन, ऊपर लिख लो एफ बराबर 1 न्यूटन, दिस इज केप्ट ऑन अ सरफेस, रफ सरफेस है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक एंड सरफेस। तो ब्लॉक के ऊपर कहाँ लगेगा फ्रिक्शन? सर राइट साइड। राइट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, कहाँ लगेगा? सर क्या? सर फोर्स तो लेफ्ट साइड लग रही है, तो फ्रिक्शन राइट साइड होना चाहिए। अब देखो मोशन, वही मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, सही लगेगा। फ्रिक्शन फोर्स जो लग रहा है ना एक्सटर्नल, इससे लेना देना नहीं है। मोशन कहाँ हो रहा है ब्लॉक का? कौन सा होगा ना, डिपेंड तो है? लेफ्ट साइड होगा नहीं, फिर। राइट साइड है हाँ मोशन। क्योंकि मोशन राइट में है ना, मोशन वेलोसिटी तो राइट में है ना इसकी अभी। यस सर। अगर इसकी वेलोसिटी राइट में है तो ब्लॉक का मोशन राइट में है, तो फ्रिक्शन ब्लॉक के ऊपर लगेगा लेफ्ट में। ठीक है, ओके। इससे फर्क नहीं पड़ रहा है कि एक्सटर्नल फोर्स अभी कहाँ है, ये मोशन में है ना ऑलरेडी, ऑलरेडी मोशन में है। अच्छा पहली बात तो अपन देखो, फ्रिक्शन कौन सा लगेगा, काइनेटिक या स्टैटिक? तो स्टैटिक। स्टैटिक। क्या ये रुका हुआ है क्या ब्लॉक? नो सर। मूविंग है। नहीं, चल रहा है ना ये, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्लिपिंग काइनेटिक। ऑलरेडी हो रही है यहाँ पे, नहीं? यस सर। रिलेटिव स्लिपिंग ऑलरेडी हो रही है, तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा, पहली बात तो लगेगा काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है। ठीक है, तो इस ब्लॉक का मोशन है राइट में, इस ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा लेफ्ट में। सही है? यस सर। यस सर। ब्लॉक के ऊपर फ्रिक्शन लगेगा यहाँ लेफ्ट में। अच्छा, ब्लॉक के ऊपर तो लेफ्ट में लग रहा है फोर्स फ्रिक्शन का। अगर मान लो ये नीचे वाली सरफेस पे देखूं, नीचे वाली सरफेस पे कहां लगेगा फोर्स? नीचे वाली जो सरफेस है उस पे राइट में लगेगा, है ना, क्योंकि ये चाहेगा, अगर मान लो सरफेस को किसी तरह मूव कर सकती होती, है ना, तो ब्लॉक को ये लेफ्ट में रोकने की कोशिश करेगा और सरफेस को राइट में घुमाने की कोशिश करेगा, राइट में मूव करने की कोशिश करेगा, क्योंकि यही तो चाहता ही है। अगर सरफेस राइट में मूव करने लग जाए या फिर ब्लॉक को लेफ्ट में रोकने लग जाए, तो रिलेटिव मोशन कम हो जाएगा ना धीरे धीरे। तो सरफेस जो है, सरफेस पर लगेगा इसी के बराबर का एफ के राइट में। ऑन सरफेस
है ना, या फ्लोर बोल दो चाहो तो, ऑन ब्लॉक। देखो चमक रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा, और ये जो एफ के हैं ये दोनों बराबर होंगे, ये भी ध्यान रखना है ना। एक के ऐसा नहीं है कि नीचे वाली सरफेस पे फ्रिक्शन ज्यादा है, ऊपर वाली पे कम है। दोनों के बीच में लगता है, दोनों फोर्सेस दोनों सरफेस पे लगता है और बराबर का लगता है। ऊपर वाले सरफेस पे लेफ्ट में लग रहा होगा, नीचे वाले पे राइट में लग रहा है, और दोनों पे एफ के की वैल्यूज जो है ये बराबर है। ठीक है। यस सर। एक और क्वेश्चन लिखें। ये 2 ब्लॉक्स हैं, ये मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से राइट में, ये मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से राइट में। नीचे एक सरफेस है, रफ सरफेस है ये। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन लिखें, ऑल surfaces are rough, draw friction forces on both blocks। दोनों ब्लॉक के ऊपर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स दिखाना है, कहां कहां से लग रहा होगा। टोटल कितनी सरफेस है जिन पे फ्रिक्शन लगेगा? सर 2। 2 है, एक दो दोनों ब्लॉक्स के बीच में जो है वो, और एक नीचे वाला ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में है वो। सही है। यस सर। ये 2 सरफेस लेंगे अपन। कैसे कैसे लगेगा, मान लो मैं ए पे बनाऊं, इनको मैं नाम दे दिया, ये ब्लॉक ए बोल दिया, ये ब्लॉक बी बोल दिया। ठीक है, ए के ऊपर बताओ मुझे कहां लगेगा फ्रिक्शन। सर लेफ्ट साइड। ए पे लेफ्ट में लगेगा, क्योंकि ए का मोशन राइट में है। ए का मोशन तो है 10 मीटर पर सेकंड से राइट में। ए के ऊपर जो फ्रिक्शन लगेगा दैट विल एक्ट हियर। इसको मैं बोल देता हूं F1। सही है क्या? यस सर। अच्छा, बी पे ड्रॉ करते हैं। बी वाला जो ब्लॉक है, बी का मोशन है राइट में 20 मीटर पर सेकंड। F1 बी पे कहां लगेगा? सर राइट साइड। राइट में लगेगा, क्योंकि ए के ऊपर लेफ्ट में लग रहा है फ्रिक्शन। ये जो ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, ये बी के ऊपर तो लगेगा, राइट में लगेगा क्या? यस सर। F1 राइट में लगेगा। अच्छा, अब ध्यान देते हैं एक सेकंड है ना। ए के ऊपर अपन ने लेफ्ट में बना दिया, एक से ध्यान दो। मान लो है ना, मैं बी को सर देखो रिलेटिव, ए पे एक्चुअली राइट में, ए पे राइट में लगेगा, बी पे लेफ्ट में लगेगा। देखो ये जो बी है, कौन तेज मूव कर रहा है इसमें, पहले ये देखो कौन तेज मूव कर रहे हैं, ए या बी? सर बी। बी तेज मूव सर कर रहा है बी। ना। तो ये ए की स्पीड को इंक्रीज करना चाहेगा क्या फ्रिक्शन, ताकि रिलेटिव वेलोसिटी इनकी 0 के बराबर हो जाए, यस सर। है ना। ए पे एक्चुअली लगेगा राइट में, लेफ्ट में नहीं लगेगा। सर ताकि वो ब्लॉक साथ में रहे उनके। ब्लॉक, हाँ, तो कि उनके बीच में रिलेटिव मोशन कम कर दे, ये स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो ए पे लगेगा राइट में F1, बी पे एक लगेगा तरीके से वो लेफ्ट 10 में। से 20 की तरफ टेंड करेगा। बिल्कुल, और 20 वाले को कम करना चाहेगा ऊपर वाला, तो F1 लगेगा यहाँ। और बी पे ग्राउंड से भी लगेगा, कहाँ पे? सर लेफ्ट में। सर लेफ्ट 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 साइड। में ही। ये लगेगा F2। क्लियर है? यस सर। एकदम समझ में आ रहा है बढ़िया से यस सर। ना। हमेशा रिलेटिव मोशन स्टॉप करना है, इस तरह का लगेगा। एक क्वेश्चन और लिखो। सर ये वाला वापस बता देना। देखो ब्लॉक जो ए है, ए और बी में से कौन तेज मूव कर रहा है? बी तेज मूव कर रहा है ना। तो ए पे फ्रिक्शन इस तरह लगेगा कि वो ए को बी के रिलेटिव मोशन को कम करे। तो 10 की स्पीड को वो बढ़ाना चाहेगा, 10 से 20 की तरफ लाना चाहता है फ्रिक्शन, और बी वाले की स्पीड वो 20 से 10 की तरफ लाना चाहता है फ्रिक्शन। सही है। तो होगा यस क्या सर। यहाँ पर क्या होगा, ए की स्पीड हल्की सी बढ़ेगी, बी की स्पीड थोड़ी कम होगी, तब तक जब तक ये रिलेटिव मोशन स्टॉप नहीं हो जाता।
जब ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन स्टॉप हो जाएगा, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड से तो हमेशा ही लेफ्ट में लगेगा, ग्राउंड से तो कोई सोचना ही नहीं है, ग्राउंड और बी के बीच में, बी राइट में मूव कर रहा है तो बी पे लेफ्ट में फ्रिक्शन लगेगा, ठीक है। ए और बी के बीच में देखें तो बी राइट में जा रहा है, तो ए को भी फ्रिक्शन राइट में मूव कराना चाहेगा, रिलेटिव मोशन स्टॉप करना है, तो ए पे लगेगा फ्रिक्शन राइट में, और बी की वेलोसिटी कम करना चाहता है ए के रिलेटिव, तो बी पे लगेगा फ्रिक्शन ए से जो लग रहा है वो लगेगा लेफ्ट में। सही है? यस सर। आगे मूव करें। यस सर। नेक्स्ट लिखो। ब्लॉक लिया अपन ने, ये रफ सरफेस पे रखा है, इस पे एक फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है, उसका मास गिवन है 5 kg, और वैल्यूज गिवन है यहाँ पे सरफेस के लिए, म्यू एस बराबर 0.6, म्यू के बराबर 0.5, ठीक है, ये वैल्यूज गिवन है, मुझे बताना है फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ब्लॉक। Find the frictional force on block when F is A 5 Newton, B 25 Newton, C 50 Newton। बताओ क्या करें? मुझे फ्रिक्शनल फोर्स बताना है इस ब्लॉक पे। अच्छा, तो यहां से अपन देखें सबसे पहले मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लग सकता है, क्या होता है फॉर्मूला? सर म्यू एस इंटू एन के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर, तो एफ एस मैक्सिमम इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस की वैल्यू है 0.6, नॉर्मल फोर्स कितना है? नॉर्मल कितना है? 50। 50 के बराबर। कितनी आ गई वैल्यू? 30 न्यूटन। सर 3, हाँ सर 30 30, हाँ सर 20, ठीक है सर। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 30 न्यूटन के बराबर। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन के बराबर होगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन के बराबर है, फ्रिक्शन कितना लगेगा? सर सर 5 न्यूटन 25। 5 लगेगा ना भाई, जितना ये फोर्स लग रहा है उसके बराबर फ्रिक्शन लगेगा। इक्वल होता है। यस कब यस तक? कब तक? जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स 30 से छोटा है तब तक। तो अभी जो मेरा एक्सटर्नल फोर्स है, whenever F, एक लाइन चाहूं तो लिख लो, F is equal to capital F till F is less than equal to Fs max, ठीक है। ये फ्रिक्शन का फोर्स कैपिटल F के बराबर ही होगा, कब तक? जब तक कि मेरा एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक को एक्सीड नहीं करता तब तक। तो ए केस के अंदर फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5 न्यूटन के बराबर। बी में कितनी हो जाएगी? बी में कितनी हो जाएगी वैल्यू? 5 न्यूटन 25 न्यूटन के बराबर। सी में देखना है, अब सी में क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स 50 न्यूटन लग गया है अब, तो 50 न्यूटन पे कौन एक्ट करने लगेगा अब? सर वो 20 न्यूटन से आगे बढ़ेगा, है ना, 25 नहीं, 20 से आगे नहीं बढ़ेगा। 20 नहीं लग रहा है, ध्यान दो यहाँ पे, जब 50 लगेगा ना तो 50 में यहाँ पे स्टैटिक नहीं लग रहा है, 50 के अंदर तो एक्सीड कर गया है। ध्यान दो, देखो, मान लो, मान लो, है ना, एक क्वेश्चन और लिखते हैं, डी भी पार्ट लिखो इसका, डी पार्ट लिखो। फाइंड इट्स एक्सीलरेशन
when F is slightly greater than 30 न्यूटन। अच्छा, तो बी सी पार्ट पे देख करते हैं, फिर डी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में 50 न्यूटन का लग रहा है, तो क्या स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा कि काइनेटिक लगेगा? सर काइनेटिक लगेगा। काइनेटिक। काइनेटिक लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? एफ के बोले तो कितना आएगा? सर एफ के की वैल्यू 25 क्या लिखते न्यूटन। हैं? 25 न्यूटन। म्यू के इंटू एन के बराबर, यस सर, यूके इनटू एन। तो 0.5 इंटू 50, 0.5 25 न्यूटन है ना, तो अभी 25 के बराबर है। डी में देखो क्या बोल रहा है। देखो डी में क्या हुआ, जब तक मेरा फोर्स 0 से 30 तक था तब तक ये ब्लॉक मूव नहीं करा, लेकिन जैसे ही मैंने फोर्स 30.00000001 भी कर दिया तब ये ब्लॉक मूव। एक्सटर्नल फोर्स कितना है? एफ कैपिटल एफ कितना लगाया मैंने? सर ये 15 तो वैल्यू अलग है। 30 के बराबर है ना, 30.00000001 30 है ना, यस सर। तो कैपिटल एफ तो मेरा 30 है। राइट में फ्रिक्शन कितना लग रहा है? सर 30। 30। क्या ये मूव कर रहा है, रुका हुआ है? सर रुका हुआ होगा। सर मूव कर रहा है। देखो ध्यान से देखो, जब मैंने फ्रिक्शन, जब तक मैंने एक्सटर्नल फोर्स 30 के बराबर लिया तब तक ये रुका हुआ था। जैसे ही मैंने फोर्स 30.00000001 ले लिया तो ये मोशन में आ गया ब्लॉक। ठीक है, यस सर। जब ये मोशन में आ गया तो कौन लगेगा, स्टैटिक या काइनेटिक? सर सर काइनेटिक। 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 और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है? सर 25। 25। तो नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर? सर 25। नो नेट सर फोर्स 5 कितना हो गया? 5 5 होगा 5 क्योंकि के सर। बराबर, राइट में 30, लेफ्ट में यस 25। सर। नेट फोर्स इसके ऊपर हो गया 5 का, ये मेरा ब्लॉक है। इसके ऊपर राइट में तो लगा 30, लेफ्ट में लगा 25 न्यूटन। नेट फोर्स बराबर एम ए, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एफ नेट बाय एम विच इज इक्वल टू 30 माइनस 25 बाय 5 विच इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो क्लियर है बात? क्लियर है बात? कोई डाउट आ रहा है? नो सर। चलने दे आगे। अभी क्लास है क्या? अभी एक बार अपना एपनेट वापस बता दो आप। सर एफ नेट 450। अब सर क्लास है हमारी। अभी क्लास है फिर से? कितने यस बजे सर है? 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में। तो बस ये क्वेश्चन लास्ट ही कर लेते हैं अपन। एफ नेट क्या लिखा अपन ने? एक्सटर्नल फोर्स अपन राइट में लगा रहे हैं, तो मैंने एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर स्लाइटली ग्रेटर देन 30 का क्या मतलब है? जस्ट 30 से बहुत ही जरा सा छोटा सा बड़ा। ठीक है, जैसे 30.00001। तो नेट फोर्स 30, मतलब एक्सटर्नल फोर्स 30 के बराबर ही मान सकते हैं ऑलमोस्ट। लेकिन जब ये मूव करने लग गया तो यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फिक्स है, म्यू के इनटू एन के बराबर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन 25 का लगेगा लेफ्ट में, और ये फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन राइट में। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 30 राइट में, 25 लेफ्ट में। 30 माइनस 25 5। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई नेट फोर्स अपॉन एम विच इज 5/5 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। यस और सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, होमवर्क में करना है अपने को, फिर अपन कल यहीं से स्टार्ट करेंगे। ये गिवन है अपने को, ये ब्लॉक है ऐसे और रफ सरफेस पर है। इस पे मैंने एक फोर्स लगा दिया ऐसे। थर्टी 37 डिग्री पे एक कैपिटल एफ लगा दिया। इसका मास है 3 kg।
है ना, ये गिवन है फॉर दिस सरफेस म्यू एस बराबर 0.3 एंड म्यू के इज इक्वल टू 0.25, ठीक है। और मुझे गिवन है कि कैपिटल एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन। मुझे बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक। चलिए ए केस लेते हैं, ये ए और बी भी लिख लेते हैं अपन कि बी के अंदर एफ को ले लिया मैंने, कितना ले लें, एफ को सपोज ले लेते हैं अपन 15 न्यूटन। दोनों केस में मुझे एक्सेलरेशन बताना है ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। यस सर। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। सर वो लास्ट क्वेश्चन दिया था ना हमने, हाँ लास्ट क्वेश्चन कौन सा, लास्ट क्लास में जो दिया तो था? वो स्प्रिंग को कट कर उसका, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जैसे वो उसका भी कांस्टेंट निकालना था कितना आ रहा है आंसर उसका? सर। 80 और 120 आ रहा है। 80 और 120 आ रहा है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं लास्ट जल्दी से। कितना था स्प्रिंग कांस्टेंट, कितना था? 200 न्यूटन पर मीटर। 200 था। इसको 2:3 के रेशो में अगर बांट दिया तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा, एक वैल्यू तो आ गई, ये 2:3 के अंदर आ गया, तो ये 5:2 और 5:3, 5/3 इंटू कितना आ रहा है आंसर के स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच पार्ट कितना आ जाएगा? सर ये एक तो 80 और एक 120। नहीं गलत है, ज्यादा आएगा ना, कम तो आ ही नहीं सकता पहली बात। तो वो कट हो गई तो अलग अलग निकालेंगे ना उसको। अलग अलग आएगा ना, के कितना आएगा, पूरी स्प्रिंग का था 200, कट हो गई तो लेंथ कितनी हो गई? अब एक की लेंथ बताओ, दूसरे की लेंथ बताओ कितनी हो गई। एक की आ गई 6 सेंटीमीटर और एक की आ गई 9 सेंटीमीटर, यही आएंगी लेंथ 2:3 के रेशो में, यस सर। है ना। तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 15 से 6 हो गई, तो इसका के कितना हो जाएगा? इसका के लिखूं, इसको K1 बोल देते हैं, K1 की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 15/6 और इस के की वैल्यू कितनी आएगी, K2 इज इक्वल टू 200 इंटू 9 या 15/9, ये आंसर आएगा, ठीक है। एक बार देखना इसको, फिर अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।